यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूं या कोई क्वेरी है आपकी? नहीं, मैंने एक्चुअली कल वाला तो मैंने रिवीजन किया ही नहीं कि कल मीटिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई थी ना मैम हाँ कि हाँ। टाइम ही नहीं। नहीं, कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई क्वेरी होगी तो बताइएगा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फिर। आज देखिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली एक्सेल में हम कैलकुलेशन ही यूज करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव एक्सेल का कैलकुलेशन ही है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर दो टर्म्स यूज होते हैं। एक होता है फॉर्मूला और एक होता है फंक्शन। ये दो वर्ड्स हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। पर अनअवेयरनेस की वजह से बहुत सारे लोग ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कोई वही चीज को फॉर्मूला बोल देता है, उसी को दोबारा फंक्शन बोल देता है, या कोई फंक्शन को भी फॉर्मूला ही कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्मूला एंड फंक्शंस बोथ आर एंटायरली डिफरेंट except they are used for calculations. This is the only similarity between a formula and a function. बेसिकली अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन आपने की है वो सब फॉर्मूला थे, क्योंकि फॉर्मूला इज अ काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ कैलकुलेशन विच इज डिजाइंड बाय द यूजर। आपने क्या किया? इज इक्वल टू का साइन लगाया और पूरा बताया कि इस सेल को प्लस कीजिए, इस सेल के साथ माइनस कीजिए, इसके साथ कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन का पैटर्न यूजर ने डिजाइन किया। तो जो कैलकुलेशन का पैटर्न यूजर डिजाइन करता है और जिसको पूरा का पूरा गाइडेंस जो है यूजर की फॉलो करता है एक्सेल, ऐसा कैलकुलेशन का पैटर्न कहलाता है फॉर्मूला। जैसे आपने भी सम भी करके देखा, उसके लिए आपने प्रोडक्ट का प्राइस निकाला मल्टीप्लिकेशन के लिए, या आपने टोटल मार्क्स निकाले, या आपने परसेंटेज निकाली, ऐसी बहुत सी चीजें आपने निकाली। इवन नेट सैलरी भी आपने कैलकुलेट की। लेकिन ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, जिसमें कुछ वैल्यूज को हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। लेकिन जी। बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिनका पैटर्न हम नहीं डिजाइन कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कह दिया जाए कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 144, यहाँ पे लिखा हुआ है 625, एंड हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक लंबी लिस्ट है नंबर्स की, और हमसे कह दिया जाए कि इन्हीं नंबर्स के स्क्वायर रूट आप निकालिए। सो व्हाट डू यू थिंक, वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट दोज स्क्वायर रूट्स? नहीं। है ना? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं स्क्वायर रूट निकाले हुए जमाना हो गया, कैसे करते थे। और फिर मैथ्स में कॉपी में करना और मैथ्स को शीट्स में करना, ये भी दो डिफरेंट चीजें हैं। तो जी। ऐसी नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं जो या तो हमें पता ही नहीं होती कि वो कैसे होंगी, और अगर हमें पता भी होती हैं तो उनको परफॉर्म करने में वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ये रिपोर्ट कार्ड के लिए जब हमने टोटल मार्क्स निकाले, तो व्हाट डिड आई डू? I have selected 10 different cells using time, मतलब repeating that process again and again. बार बार जी। मुझे सेल सिलेक्ट करनी पड़ी, बार बार प्लस ऑपरेटर कीबोर्ड से टाइप करना पड़ा। तो दैट टुक अ जी। लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स वर इंस्टॉल्ड, इन्वेस्टेड इन दोज एक्शंस। तो ऐसी बहुत सी कैलकुलेशन होती हैं जिनको की करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और हमको बहुत सारे एफर्ट्स डालने होते हैं। तो एक्सेल ने हमारे लिए वो सारा काम इजी कर दिया है। एक्चुअली एक्सेल ने ऑलमोस्ट जितनी तरीके की कैलकुलेशंस ग्लोबली परफॉर्म होती हैं, जो इंडिविजुअल नीड पर नहीं डिपेंड कर रही हैं, उनके बने बनाए पैटर्न्स एक्सेल में पहले से सेव्ड हैं। दोज पैटर्न्स आर नेम्ड एज फंक्शंस। तो अगर आप अपनी खुद की एक कैलकुलेशन का पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं, देन दैट पैटर्न इज नोन एज फॉर्मूला। बट इफ यू आर यूजिंग अ पैटर्न that is already defined in memory of Excel, then that pattern is known as function. फंक्शन और फॉर्मूला का सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि फंक्शन ऑलवेज हैज इट्स ओन नेम। हर फंक्शन का अपना एक नाम होगा। देयर कैन नॉट बी एनी फंक्शन विदाउट अ नेम। जबकि फॉर्मूला में कोई नेम वेम यूज ही नहीं किया, इज इक्वल टू साउंड साइन लगाया और काम शुरू कर दिया। लेकिन फंक्शन, हर फंक्शन का एक नाम होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, कुछ फंक्शंस की पहले आपको लिस्ट दे रही हूँ और आज वही फंक्शंस हम यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फंक्शन है हमारा सम। हम ये आपको करके दिखाएंगे। ऐसे ही फिर हम आपको एवरेज करके दिखाएंगे। ये कुछ फंक्शंस हैं, ये नाम हमने नहीं बनाए, ये नाम एक्सेल में पहले से बने हैं। बस हम आपको इन्हें यूज करके दिखाएंगे कि ये फंक्शंस हमारे कैसे यूज होते हैं। फंक्शंस को यूज करने की सबसे पहली जो एक रूल है वो ये है
कि फंक्शन ऑलवेज हैज टू स्टार्ट विद एन इक्वल्स टू साइन। ये चीज यहां भी ध्यान रखनी है कि फंक्शन भी इक्वल्स टू साइन से ही यूज होगा। आप अपने मन से बिना इक्वल्स टू साइन के फंक्शन अगर लिखते भी हैं तो एक्सेल उस फंक्शन को एक नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीट करेगा, लेकिन अगर आपने इज इक्वल टू के साइन से फंक्शन को शुरू किया तो फिर वो समझ जाएगा कि आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ फंक्शंस के नाम हमने लिखे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज ये फंक्शंस हम कर लें। बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन सम। Going back to my report card data, I am removing all those total marks obtained by the students. Now I will perform this calculation with the help of function. अभी तक क्या था हमारा कि हम जब टोटल कर रहे थे तो हम इज इक्वल टू का साइन लगा करके ये काम करने के लिए 10 डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर रहे थे और प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे थे। अब हमें ये काम करना है, अगर आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, तो in spite of creating a formula, I would like to do this with the help of a function named sum. So we can say that sum is a function which helps us to calculate the sum of the values given within the function. कैसे लिखेंगे? सबसे पहला नियम is equal to का साइन लिखना है। उसके बाद now I have to write the name of the function. मैं ये पूरा नाम कैपिटल या स्मॉल लेटर कैसे भी टाइप कर सकते हैं, कोई स्पेस नहीं देना है, कुछ नहीं देना। इज इक्वल टू सम। नाउ आई विल हैव टू स्टार्ट। आया मैं? हाँ जी, ये आपने इज इक्वल टू के बाद सम कैसे लिखा? कीबोर्ड से टाइप किया है मैंने, इज इक्वल टू कीबोर्ड से टाइप किया। ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आ गया, ये बार आ गया। हाँ, ये बार अपने आप आ गई है और सम या एस से जितने भी हमारे फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं उनकी लिस्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, हमको तो कीबोर्ड से ही अपना काम करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि सम फंक्शन को किस रेंज पर, किन वैल्यूज पर अप्लाई किया जाएगा वो वैल्यूज हमें ब्रैकेट के अंदर देनी होती हैं और कुछ नहीं करना है। मुझे मालूम है कि इसके लिए जो वैल्यूज हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, तो मैं एक तरफ से सेल सिलेक्ट करूंगी। ये मैंने एक सेल सिलेक्ट करी और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखूंगी और धीरे धीरे ड्रैग करूंगी रिवर्स डायरेक्शन में, फर्स्ट सब्जेक्ट तक लेके जाऊंगी लाइक दिस। ये माउस से मैंने ड्रैग किया है और कुछ भी नहीं किया है। और ध्यान रखिएगा, अभी कोई की नहीं प्रेस करेंगे, कहीं क्लिक नहीं करेंगे। जब इस तरह से ये काम आप कर लेंगे तो आप ऊपर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बार में भी आपका फंक्शन लिख के आ रहा है और देखिए बता रहा है इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, D2 कोलन M2। इसका मतलब है D2 इज द फर्स्ट सेल, दैट इज दिस वन, एंड M2 इज द लास्ट सेल। एंड वो बता रहा है कि D2 से लेके M2 तक की जितनी भी सेल्स हैं उनकी वैल्यूज को ऐड करो। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहीं क्लिक कर दीजिए फॉर्मूला बार में और कीबोर्ड से ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट अगर ओपन होते हैं तो क्लोज भी होते हैं। बस इतना करके आपको एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए टोटल आ गया। फिर से दिखा रही हूं मैं आपको, इज इक्वल टू लिखेंगे, सम फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे कीबोर्ड से और पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, चाहे यहां से यहां सिलेक्ट कीजिए, चाहे यहां से यहां सिलेक्ट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पीछे से लिया था, पूरा रो का ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कहीं कोई कुछ मत करिए, कोई क्लिक नहीं, कुछ नहीं, सीधे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फॉर्मूला बार में ध्यान रखिए कि ब्रैकेट क्लोज होके आ गया कि नहीं आया, और जैसे ये हो जाए एंटर की प्रेस कर दीजिए और देखिए टोटल आ गया। तो बार बार अलग अलग सेल्स किया आपने मैम, ये राइट हैंड साइड के माउस से किया ना? नहीं, लेफ्ट बटन प्रेस करके ही किया है। ये जो हाँ, लेफ्ट बटन से ही होगी ड्रैगिंग। ओके। हाँ, और जैसे ही एक बार ये आपका टोटल आ गया, अब नॉर्मली जैसे आप फॉर्मूला कॉपी करते थे वैसे ही आप फंक्शन को कॉपी करेंगे और टोटल आ गया। तो बार बार 10 सेल्स आपको अलग अलग सिलेक्ट नहीं करनी पड़ी, बार बार प्लस का सिंबल आपको नहीं लगाना पड़ा, एंड यू गॉट योर डिजायर्ड रिजल्ट। दिस इज हाउ कॉलन जो है यहाँ पे, जो ब्रैकेट के अंदर कॉलन है, हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग एडिशन, राइट? No, colon is representing that the cell mentioned before colon and the cell mentioned after the colon. This is an entire range. That is, the function has to be operated starting from D2 cell
up to M2 cell, all the cells will be included. Colon represents a range. And sum function is telling Excel to operate total. वो सम लिख दिया, वो अपने आप ऐड करेगा, हमारा बॉदरेशन खत्म, हमें प्लस प्लस कुछ नहीं. सम मींस ओनली एडिशन, राइट? यस यस, ओनली फॉर और एडिशन. अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर हम नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई फंक्शन नहीं है. सब्ट्रैक्शन के लिए इसमें कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन आगे हम और चीजें बता रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना होगा, एवरेज निकालना होगा, तो उसके लिए है. इतनी चीज क्लियर है आपको? हाँ मैम, क्लियर. चलिए, अब इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे सैंपल डेटा बना के रखा है थोड़ा सा, ताकि हम चीजों को आसानी से कर सकें. अब देखिए, जैसे अगर आपको सम चाहिए था, यहाँ पर इनका सम चाहिए, यहाँ पर इनका सम चाहिए, तो आपने पूरी रेंज सिलेक्ट की, ब्रैकेट किया, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया कीबोर्ड से, और अब माउस से ड्रैग कर दिया पूरी रेंज पर, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कीजिए. देखिए टोटल आ गया, और फिर आपने ड्रैग किया तो सबका टोटल आ गया. ये तो आपने हॉरिजॉन्टली टोटल निकाल लिया. अभी वर्टिकल निकालना होता कि सपोज आपको इसका सम यहाँ चाहिए, इसका सम यहाँ चाहिए, तो आप क्या करते, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करते, और अब ये वाली रेंज ऐसे सिलेक्ट करते आप, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करते और एंटर कर देते, और इसके बाद यहां पर ड्रैग करते इस डायरेक्शन में, इस तरह से. तो दोनों ही डायरेक्शन में आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी इट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. क्लियर? राइट. तो इस तरह से ये सम फंक्शन हमने यूज किया. अभी हो सकता है अगर हमें पूरी रेंज का सम करना होता, सपोज मुझे ये यहां से यहां तक सबको सम करना है और यहाँ पे टोटल देना है, तो भी वही काम है, बस रेंज सिलेक्ट करनी है, उसको सिर्फ इतना बताना है कि इस रेंज यहां से यहां तक, तो बस ये पूरी रेंज मैंने सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो ये पूरी की पूरी रेंज का टोटल आ गया. आप जब भी इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे, देखिए वो आपको रेंज दिखा रहा है कि इस रेंज पर ये काम हुआ है. तो इतना ये वाला एक बार और करिएगा मैम. हाँ जी, क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये पूरी रेंज यहां से लिया मैंने और पूरी रेंज को कवर कर लिया, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो टोटल आ गया. आपको पता है कि टोटल आया, लेकिन मान लीजिए आप भूल गए, 2 महीने बाद आपको नहीं याद है कि ये सम फंक्शन हुआ था या क्या फंक्शन अप्लाई किया था, तो इसी सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से अगर आप F2 की प्रेस करेंगे, तो देखिए वो आपको ये भी बताएगा कि कौन सा फंक्शन अप्लाई किया, और रेंज भी बता रहा है कि A1 से लेके A1 दैट इज दिस सेल, D9 दैट इज दिस वन, यहां से लेके यहां तक की सारी सेल्स को ऐड करके आउटपुट रिटर्न किया गया है. एंटर कर दीजिए, फिर रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर? चलिए, ये तो हो गई सम फंक्शन की बात. अब बात करते हैं एवरेज निकालने की. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज है हमारी, और हमें एवरेज निकालना है. सपोज ये हमारा यहाँ पर मंथ वाइज हमने सेल लिखी हुई थी, सपोज ये जनवरी की सेल है, ये फरवरी की सेल है, मार्च की है, अप्रैल की है. अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं एवरेज सेल, हर एम्प्लॉय की अलग अलग. तो अगर आपको एवरेज निकालना है, तो जैसे ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं फंक्शन सम, एवरेज निकालने के लिए आपको फंक्शन यूज करना है एवरेज. बस लिख के देना है, कैसे, इज इक्वल टू एवरेज, अगेन ओपन द ब्रैकेट, सिलेक्ट द रेंज ईदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, और एवरेज आ गया. नॉर्मली एवरेज कैलकुलेट करना होता तो पहले आप एडिशन करते, फिर गिनते कि कितनी वैल्यूज हैं और उतने से उसे डिवाइड करते. लेकिन एक्सेल में क्या हुआ कि आपने लिख दिया एवरेज, वो खुद उस रेंज की सेल्स को ऐड करेगा और टोटल नंबर ऑफ सेल से उसको डिवाइड करके आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा. और इस तरह से एक पर्सन का एवरेज निकल गया, तो बाकियों का एवरेज भी आप सिर्फ फंक्शन को कॉपी करके निकाल सकते हैं. क्लियर? मान लीजिए एवरेज की जगह पूरा सबका एडिशन करना होता और उसके नेक्स्ट वाले रो में हमें उसका एवरेज निकालना होता. हाँ, क्या बिल्कुल, हम इसको सम से कर सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल. जैसे यहाँ पर आपको टोटल सेल निकालनी थी, तो आपने सम फंक्शन अप्लाई किया होगा. यहाँ पर हमने कहा इज इक्वल टू सम,
ब्रैकेट क्लोज ओपन किया, रेंज सिलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ तो सबका आ गया ये सम, टोटल आ गया हमारे पास, है ना। लेकिन अब आपको इसके आगे चाहिए एवरेज, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया एवरेज, और अब हमें एवरेज निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वही इज इक्वल टू एवरेज। बस अब आपको केयरफुल रहना है रेंज सिलेक्ट करने में। अब आपको रेंज में टोटल तो ऑब्वियसली नहीं लेना है, आपको लेना है मंथ वाइज डिटेल, तो बस ये मंथ सिलेक्ट कीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, ये एवरेज सेल भी आ गई। तो यू मीन कि हमें सम वाले में भी पहले एडिशन करना पड़ेगा फिर एवरेज, है दोनों फंक्शन एक साथ नहीं परफॉर्म कर सकते ये एक कैलकुलेशन में जैसे आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, एवरेज देखिए अलग चीज हो गई। एवरेज में क्या हो रहा है कि जो सेल एड्रेसेस हैं उनकी वैल्यू ऐड भी हो रही है और टोटल नंबर ऑफ सेल से डिवाइड भी हो रही है। टोटल में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ ऐड हो रहे हैं। जब हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस सेल का इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप इसे कैलकुलेट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे एवरेज निकाल दे रहे हैं, टोटल से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा इज इक्वल टू, मैं जैसे कह रहा था ना मैम कि फंक्शन में हम हाँ लोग, जी हाँ जी, फंक्शन कह रहा हूं मैं, फॉर्मूला में हम लोग तो एक साथ प्लस माइनस डिवीजन ये सब एक साथ कर ले रहे थे। हाँ यहाँ पे हम लोग पहले टोटल निकालेंगे फिर व्हेन वी आर डूइंग फंक्शन, राइट? तो राइट। पहले हमें सम निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद एवरेज निकालेंगे, तो ये नहीं पूरा कैलकुलेशन एक ही उसमें नहीं आ पाएगा सीक्वेंस नहीं में। नहीं, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि सम का आउटपुट डिफरेंट होगा और एवरेज का आउटपुट डिफरेंट होगा, है ना। तो दो जी कैलकुलेशंस का आउटपुट सिंगल सेल में एक्सेल अलाउ ही नहीं करता है। ये तो आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो आप निकालिए, सपोज आपको टोटल निकालना ही नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्टली एवरेज ही निकालना है तो आप एवरेज करिए। लेकिन अगर आप सोचें कि टोटल भी एक ही सेल में आ जाए और उसी के एडजेसेंट एवरेज भी निकल के आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं मेरा क्वेश्चन वही था मैम हाँ कि तो मेरा वो एक, टोटल भी आ जाए और एवरेज भी आ जाए नहीं और नहीं नहीं, एक ही उसमें आ जाए। एक ही सेल में आ जाए, नहीं नहीं वो हाँ, पॉसिबल नहीं नहीं नहीं, है। एक सेल में नहीं, भले ही दो सेल में आ जाए, अच्छा नहीं नहीं, बट वो, देखो हाँ, एक सेल में किया हुआ कैलकुलेशन का आउटपुट एक सेल में ही आएगा, वो दो सेल में आ ही नहीं सकता। और एक सेल में दो कैलकुलेशंस एट ए टाइम इस तरह से परफॉर्म नहीं हो सकती जैसे आप चाह रहे हैं कि टोटल भी आ जाए और एवरेज भी आ जाए। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने सम कर दिया और ये हमारा टोटल जो है आ गया है। तो ये सॉरी, टोटल अलग जगह पर आ गया हमारा और एवरेज हमने अलग जगह निकाला। टोटल जब भी निकालना है आप सम फंक्शन को यूज करेंगे और एवरेज जब भी निकालना है आप एवरेज फंक्शन को यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जरूरी नहीं है कि आप टोटल निकालें तभी एवरेज निकलेगा, बिना टोटल निकाले भी एवरेज कैलकुलेट होगा, उसकी टोटल फंक्शन सम फंक्शन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। क्लियर? जी चलिए अब मान लीजिए हमें यहाँ पे ये टोटल सेल दी हुई है और सपोज हमसे कह दिया जाए इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकाल के दिखाइए कि टोटल सेल कौन सी वाली वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है। तो आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है द बिगेस्ट वैल्यू। तो जब भी आपको एक लार्ज रेंज में से बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो एक्सेल उसके लिए आपको फंक्शन देता है मैक्स इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज सिलेक्ट करेंगे जितने में से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे हमने कहा यहां से लेके यहां तक की सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के दो और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो उसने बता दिया कि 273 इज द हाईएस्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस रेंज गिवन। और अगर आप देख लें तो यहाँ पर 273 ही हमारा सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है। इन केस इन फ्यूचर कभी भी कोई वैल्यू हम चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको 90 कर दिया, इसको भी हमने 99 कर दिया, इसको हमने कुछ और कर दिया, और ऐसा करने पर हमारा टोटल देखिए सम भी बदला, एवरेज भी बदला, और इसी की वजह से देखिए हाईएस्ट वैल्यू भी यहाँ पर ऑटो अपडेट हो गई। कुछ आपको अलग से चेंज नहीं करना पड़ा, सब चीजें अपने आप अपडेट हो गई। तो जब भी आपको एक रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लीजिए आपने कहा जनवरी में हाईएस्ट सेल कितनी हुई, बताइए जरा जनवरी में हाईएस्ट सेल कितनी हुई, तो बस आपको जो भी आउटपुट देगा वो ये करके दिखा देगा इज इक्वल टू मैक्स और जनवरी की रेंज सिलेक्ट कर लेगा, ब्रैकेट क्लोज करेगा और एंटर कर देगा, बता देगा सर 90 हुई। तो मान किसी लीजिए भी, ये जो पूरा हाँ परफॉर्म किया है आपने, ये जो पूरा फंक्शन परफॉर्म किया है, इसी में ही जैसे जैसे
जैसे एवरेज जिसकी हाईएस्ट है वही हाईलाइट भी करनी है हाँ, और दिख भी जाए, तो इसमें वो ये फंक्शन मैक्सिमम वाला कैसे परफॉर्म करेंगे? तो आप मैक्सिमम तो बस कैलकुलेशन में दिखता है। नहीं, तो आपको बिगेस्ट वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। एवरेज आपने देख लिया कि ये सबके एवरेजेस हैं, आप चाहते हैं जो हाईएस्ट एवरेज हो वो हाईलाइट हो जाए, तो हाँ जी, आपको पता तो होना चाहिए ना कि हाईएस्ट कौन सा है। तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए तो हम मैक्स फंक्शन यूज कर लेंगे, कहीं अलग सेपरेटली हम उसे निकाल लेंगे। हमने ये निकाल लिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। और अब इस रेंज में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, और इस बार क्या कहेंगे, इक्वल टू, और इक्वल टू में डाल दीजिए आपको जो भी वैल्यू है। आपकी वैल्यू क्या है, 89.25, और ओके कर दीजिए। इस तरह से हाईएस्ट वैल्यू आपको पता चल गई और आपने उसको हाईलाइट भी कर लिया। ये इसका तरीका होगा। एक साथ दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी कि हाईएस्ट भी निकल जाए और हाईलाइट भी हो जाए, क्योंकि वो दो डिफरेंट टास्क हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट 2 steps आर रिक्वायर्ड। First of all, you need to know about the highest value, which one is the greatest value, and then you have to highlight that greatest value out from this range. Clear? क्लियर। चलिए, हाईएस्ट वैल्यू जैसे हमने निकाली तो उसके लिए हमने फंक्शन यूज किया मैक्स। इसी तरह से अगर आपको लोएस्ट वैल्यू निकालनी है तो लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें फंक्शन देता है एक्सेल मिन। मिनिमम नहीं लिखेंगे, सिर्फ मिन लिखा जाता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे। अभी फरवरी में ही देखना है कि स्मॉलेस्ट सेल वैल्यू क्या है। ब्रैकेट सिलेक्ट क्लोज किया, एंटर किया, तो उसने बता दिया कि ये जनवरी का हाईएस्ट है और ये जनवरी का लोएस्ट है। जैसे ये पूरा डेटा बना हुआ था मंथली, और अब आपने यहाँ पे दे दिया हाईएस्ट और यहाँ दे दिया लोएस्ट, और मंथ वाइज आपको देना था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स का डेटा है आपके पास। अब आपको सभी का हाईएस्ट निकालना है, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जनवरी की रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, फिर यहां आएंगे, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज डिफरेंट है इसलिए लिखना पड़ रहा है बार बार, ये कर देंगे, एंटर कर देंगे, अगेन इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, मार्च, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, अप्रैल का रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड सिमिलरली टू टेक आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू you need to apply the function min. Again, January, bracket close, enter, min, range of February, bracket close, enter, is equal to min, bracket open, range of March, bracket close, enter, is equal to min, bracket open, range of April, and bracket close, enter. So highest value of each month is also there and smallest value of each month is also there. So max and min are the functions which help us to return greatest and lowest value of a given range. Clear? Okay, clear. Next is power. वैसे आपके काम का बहुत ज्यादा नहीं है ये फंक्शन, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको सपोज कुछ भी वैल्यू दे दी गई है, छोटी छोटी वैल्यू दे रही हूं मैं ये, और यहाँ पर आपको अगेन कुछ आपने यहाँ पे छोटी वैल्यूज दे दी, या छोड़ देते हैं, ये वैल्यू लिखी थी, और सपोज आपको इनका पावर 2 करना था, आपको इनको जो भी वैल्यूज हैं इनका पावर 2 करना है। तो किसी भी नंबर की अगर आपको पावर रेज करनी है तो उसके लिए एक्सेल आपको फंक्शन देता है पार। ये पार फंक्शन हम लिखते हैं, फंक्शन को लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको ये बताना होता है कि कौन से नंबर की कितनी पावर रेज करनी है। दो चीजें बतानी है, किस वैल्यू की पावर रेज करनी है और कॉमा के बाद बताएंगे कितनी पावर रेज करनी है। तो हमें रेज करनी है इस सेल में लिखी हुई वैल्यू की पावर, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा
कीबोर्ड से देंगे कॉमा, और कितनी पावर रेज करनी है, हमें सबका स्क्वायर निकालना है, तो 2 ही होगा ऑब्वियसली, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, और एक की पावर निकल गई 2, तो आप सभी को ड्रैग कर दीजिए, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर और क्यूब और एनी पावर। अभी तो पावर 2 दिया है, अगर आप चाहें सबकी पावर 5 करनी है तो क्या करेंगे, बस जहां 2 लिखा हुआ है वहां पे कर देंगे 5 और एंटर कर दीजिए, और जब आप ड्रैग करेंगे तो देखिए 2 is to the power 5 32, 3 is to the power 5 243, 4 is to the power 5 1024। तो किसी भी नंबर की जितनी भी पावर आपको रेज करनी हो, पावर फंक्शन हेल्प्स यू टू रेज पावर ऑफ अ गिवन सेल और सेल्स इन अ गिवन रेंज, जैसे भी आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ 2 3 4 लिखा है, ये इसी को ड्रैग कर देती हूँ। ये अब आपको यहाँ पे पावर 2 देनी है, यहाँ पर पावर सबका 3 निकालना है, मतलब आपको स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे सपोज 2 3 4 कर मैम वॉल्यूम चली गई। अच्छा, पावर 2 देनी है, आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो हमें इसकी पावर 2 निकालनी है सभी सेल्स की, यहाँ पावर 3 करनी है और पावर 4 करनी है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू पार ब्रैकेट सेल एड्रेस कॉमा 2 एंटर। 3 करने के लिए अगेन इज इक्वल टू पार ब्रैकेट ओपन कॉमा, पहले सेल सिलेक्ट करेंगे कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर, अगेन इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट द सेल कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये देखिए 2 is to the power 2 is equal to 4, 2 is to the power 3 is equal to 8 and 2 is to the power 4 is equal to 16। बस एक का निकाल दिया, बाकी सबका हो गया। तो ये देखिए, आप किसी का भी पावर अगर रेज करना चाहें तो इतना आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन में 2 वैल्यू देनी है, पहली किसकी पावर रेज करनी है और कॉमा के बाद बताना है कितनी पावर रेज करनी है, तो पावर फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए ये काम करके देगा, आपको मैनुअल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं कि इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करें, कोई जरूरत नहीं है, जितनी भी पावर देनी है पावर फंक्शन से आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, पावर फंक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है SQRT। SQRT is a function that helps us to return square root of a given number। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे वैसे तो हमें बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट खुद ही पता होते हैं, कि जैसे हमें मालूम है कि भाई 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, या 625 का स्क्वायर रूट 25 है, लेकिन अब कुछ ऐसी वेग नंबर्स दे दिए गए जिनके स्क्वायर रूट्स हमें नहीं मालूम और हमें निकालने को बोल दिया गया। हम एक दो सिंपल वैल्यूज भी रख लेते हैं। अब हमें इनके स्क्वायर रूट्स निकालने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू, now the function is SQRT। this is the function which will return square root of a given number। what I will do, I will type equals to SQRT, then I will open the bracket and then I will select the cell and I will close the bracket then and enter and I am done। हो गया। अब 76657 का स्क्वायर रूट 875.59 है, 100% एक्यूरेट है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे एक्सेल में कैलकुलेशन का आउटपुट कभी गलत हो ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड आपने कैलकुलेशन के लिए फंक्शन सही लगाया हो। और एक सेल का स्क्वायर रूट निकल गया, तो अब सभी के स्क्वायर रूट आपको निकालने, ये देखिए 144 का 12, 25 का 5, 100 का 10, और जब इनके सही है तो ये भी सही है। तो इस तरह से SQRT फंक्शन का हम यूज करते हैं और स्क्वायर रूट्स भी हम निकाल सकते हैं, जो नॉर्मली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एक्सेल में हम नहीं कर सकते ये काम। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पर मॉड। मॉड एक ऐसा फंक्शन है जो आपको निकाल करके देता है वैल्यू। कैसे, मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ आपको, ये मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ, इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ ले लेती हूँ मैं,
यही डेटा हम कॉपी कर ले रहे हैं, इसको हमने कॉपी किया है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं इज इक्वल टू मॉड। तो जो मॉड फंक्शन होता है ये आपका क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है डिवीजन का आउटपुट। डिवीजन का आउटपुट मतलब ये है कि डिवीजन के देखिए दो आउटपुट होते हैं, एक होता है कोशेंट और एक होता है रिमाइंडर। यूजुअली 99% केसेस हमारी रियल लाइफ में जो मैथ्स हम यूज करते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन हम डिवाइड करके रिटर्न करते हैं तो उसका कोशेंट ही हमारा आंसर होता है। स्कूल में भी जब मैथ्स पढ़ते हैं तो सपोज हमने कहा 15/3 तो आंसर विल बी 5, राइट जी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रिमाइंडर भी चाहिए होता है, और अगर आपको डिवीजन करके रिमाइंडर चाहिए एज एन आउटपुट तो आप मॉड फंक्शन मॉड फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि मॉड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट हेल्प्स रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू मॉड, तो ब्रैकेट में आपको यहाँ भी दो वैल्यू देनी होंगी। पहले आप देंगे कि किस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू डिवाइड 5/3, देन आई विल गिव 5 फर्स्ट ऑफ ऑल because 5 will be numerator, and then after typing comma from my keyboard I will type 3. Now here 5 is numerator and 3 is denominator, that is 5/3। और अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इतना करने के बाद अगर नॉर्मली भी मैं आपसे पूछूं कि 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए क्या रिमाइंडर आता है? 1.66 आना चाहिए। नहीं, रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो क्वोशंट हो गया, आप ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1.66 आएगा। लेकिन अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 होता है, तो नीचे क्या बचता है? 2 ही रिमेन रहता है ना। जी जी जी, है ना। तो वो जो रिमेन वैल्यू आपको चाहिए अगर, तब उसके लिए आप मॉड फंक्शन यूज करेंगे और इस तरह से लिखेंगे। अब मैं एंटर कर रही हूँ तो देखिए ये आपको दे रहा है 2। अगर आपको वही 1.66 चाहिए था तो कोई फंक्शन नहीं है उसके लिए, तब आप कहेंगे 5/3, तो आपका देखिए ये आंसर आएगा। लेकिन इफ यू वांट टू टेक आउट रिमाइंडर देन यू नीड टू टाइप द फंक्शन mod and you will write it like I have written here in my sheet, and then you will get the output. Clear? कहाँ पे यूज होता है? हाँ, अब मैं बता रही हूँ। अब जैसे अब आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आया कि हमने तो आज तक कभी रिमाइंडर नहीं निकाला, हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो बहुत बार जरूरत पड़ सकती है, वो बहुत ही मतलब रेयर केस हो सकता है। लेकिन अभी मान लीजिए हम आपको एक लिस्ट दें नंबर्स की। सपोज यहाँ पर कुछ नंबर्स मैंने ऐसे लिख दिए, सपोज 2-4 नंबर्स यहाँ पर लिख दिए, और मैं आपको बोलूं कि बताइए इनमें से कौन से नंबर आपके इवन हैं और कौन से नंबर आपके ऑड हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से हमारे डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं जो 2 से नॉन डिविजिबल हैं। तो डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो डिविजिबिलिटी के लिए आपको यही तो एंश्योर करना होगा कि रिमाइंडर मस्ट बी 0 जी, है ना। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, ये तभी तो चेक होगा कि जब नंबर 0 रिटर्न कर रहा हो, मतलब रिमाइंडर 0 हो। और वो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? जब आप मॉड फंक्शन यूज करेंगे। हालांकि ये अकेले नहीं यूज होगा सिर्फ ये चेक करने के लिए, इस फंक्शन को हम यहाँ पे 2 फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन जैसे आपने पूछा कि मैम यूज कहाँ होगा, तो एक बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल ये है कि जो भी वैल्यू, अगर किसी वैल्यू को हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड है, तब हमको ये मॉड फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके हम रिमाइंडर नहीं चेक कर पाएंगे, और रिमाइंडर नहीं चेक करेंगे तो हमारे पास डिविजिबिलिटी का आउटपुट नहीं होगा। तो एक नॉर्मल अपनी भाषा में, साधारण भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे देखना है तो हम देखेंगे कि ये नंबर यदि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर अगर 0 है तो ही ये नंबर इवन माने जाएंगे, नहीं तो ये नंबर ऑड माने जाएंगे। तो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर आपको रिमाइंडर भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। आई एम नॉट श्योर कि आपको कभी जरूरत पड़े या नहीं पड़े, पर अगर कभी जरूरत पड़ी रिमाइंडर निकालने की तो मॉड ही एक अकेला फंक्शन है एक्सेल में जो आपको इसके लिए हेल्प करेगा।
मैं एक सैंपल डेटा आपको बना के दूंगी और उसमें मैं आपके लिए भी बताऊंगी कि कभी हो सकता है अगर आपको जरूरत पड़े तो शायद ऐसे केस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिलहाल अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि अगर कभी भी रिमाइंडर निकालना है दो वैल्यूज को डिवाइड करके, तो आप ये काम किस फंक्शन से करेंगे? मॉड फंक्शन से करेंगे। क्लियर? अगला फंक्शन है हमारा मीडियन फंक्शन। मीडियन फंक्शन क्या करता है? मीडियन हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो आपको रिटर्न करता है आपकी मीडियन वैल्यू। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालते थे, तो एक रेंज की मिडिल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो मीडियन फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे हमें इसका मीडियन निकालना है, इस पूरी की पूरी रेंज का मीडियन निकालना है, तो हमने सिलेक्ट किया पूरी रेंज को, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो ये मीडियन निकल करके आ गया। अगर आपको इनका मीडियन चाहिए तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन इज इक्वल टू मीडियन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पूरी रेंज आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये मीडियन वैल्यू उसने निकाल करके दे दी। मीडियन वैल्यू का मतलब है इन चारों की मिडिल वैल्यू, इन सब पूरी जो रेंज है इसकी मिडिल वैल्यू ये आपको निकाल करके देता है। इसी तरह से अगर एक रेंज में कोई वैल्यू फ्रीक्वेंटली लिखी गई है तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, यदि आपको ये देखना है। जैसे कि सपोज यहाँ पे कुछ सेल वैल्यू हमने लिख दी, यहाँ पर ये कुछ हमने ऐसी वेग फिगर्स लिख दी हैं। सपोज ये एम्प्लॉइज की सेल थी और अगर हमें ये देखना हो कि सबसे ज्यादा सेल जो की गई है, मतलब ज्यादातर लोगों ने कितनी सेल की है, मैक्सिमम लोगों ने कितनी सेल की है, मैक्सिमम सेल कितनी हुई है ये नहीं देखना है, मैक्सिमम लोगों ने कितनी सेल की है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन इज इक्वल टू मोड। मोड फंक्शन यूज करेंगे, मॉड नहीं लिखेंगे, यहाँ मोड है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और तब आप एक रेंज सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आपको रिटर्न करेगा, देखिए 12,000, बिकॉज 12,000 इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दिस गिवन रेंज। सबसे ज्यादा बार 12,000 लिखा गया है, इसलिए उसने बता दिया। तो जैसे कभी सेल होती है, लोग बहुत ज्यादा अलग अलग फिगर्स में करते हैं, लेकिन अगर आपको देखना है कि रिपीट भी हुई है कोई वैल्यू, और अगर हुई है तो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, तो मोड फंक्शन से आप वो काम कर सकते हैं। क्लियर? जी मैम। चलिए, मोड के बाद नेक्स्ट हमारे 3 फंक्शन है और बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ये देखने में, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ तो काउंट करने में ही हेल्प करेंगे। अब क्या काउंट करना है वो हमें यहाँ पता चलेगा। सबसे पहला है फंक्शन काउंट। अगर आप कहीं भी लिख देते हैं इज इक्वल टू काउंट और इसके अंदर हम ब्रैकेट खोल के एक रेंज देते हैं, कोई भी एक रेंज दे दी, मैंने मान लीजिए यहां तक दे दिया, सपोज यहां तक दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया, तो ये काउंट फंक्शन क्या करता है, गिवन रेंज में जितनी भी सेल्स ऐसी हैं जिनमें केवल नंबर लिखे हैं, टेक्स्ट वाली सेल्स को नहीं गिनना है, ब्लैंक सेल्स को नहीं गिनना, केवल नंबर सेल्स को गिनना है, तो काउंट फंक्शन यूज करेंगे। और देखिए ये बता रहा है आपको, एंटर करने पे कितना बता रहा है, 18। क्यों बता रहा है 18? हम काउंट करके देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। रेंज तो हमारी यहां से लेकर के यहां तक थी, जिसमें और भी बहुत सी सेल्स थी, बट काउंट फंक्शन क्या किया इसने, इट इग्नोर्ड all the cells having text values and blank cells as well. It only counted the cells which were having any number cells and returned the total count of the cells which were having number cells. तो कभी भी एक रेंज में अगर आपको ये गिनना है कि कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, कितनी सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पर काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? जी। अगर आप चाहते थे कि काउंट की जैसे ही नंबर ही नहीं काउंट करने बल्कि पूरी रेंज काउंट करनी थी, कि नंबर लिखे हैं तो वो भी काउंट करिए
और अगर टेक्स्ट भी लिखा है तो वो भी काउंट करिए, केवल ब्लैंक सेल्स को मत काउंट कीजिए। तो आप काउंट की जगह पर यूज करेंगे फंक्शन काउंट ए, बिकॉज काउंट ए फंक्शन, जहां पे ये ए लिख दिया, हियर ए मींस फॉर ऑल। काउंट ए एक साथ लिखा जाएगा, कोई स्पेस नहीं होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वापस से वही सिमिलर रेंज हम सिलेक्ट कर रहे हैं और अब हमने एंटर कर दिया। तो देखिए अब उसने 18 की जगह क्या रिटर्न किया, 20, क्योंकि उसमें उसने वो सेल्स भी इंक्लूड कर दी जहां टेक्स्ट लिखा था, केवल इसने ब्लैंक सेल्स को इग्नोर किया, बाकी सारी सेल्स को काउंट करके रिटर्न कर दिया। सो इफ यू वांट टू रिटर्न काउंट ऑफ सेल्स in a given range which were having any value, be it text or number, only after ignoring blank cells, then you need to work with count a function. Clear? ये जनवरी फैब को भी ले लिया इसने मतलब? हाँ जी, इसमें जनवरी फरवरी भी आ गया क्योंकि वो टेक्स्ट भी उसमें इंक्लूड हो गया। And suppose in case you want to count only number of blank cells if there are any, अगर कोई है तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। जैसे कि अब ने मान लीजिए ये पूरी की पूरी रेंज दी, हमने ये काम किया, अभी तो मुझे खैर दिख रहा है लेकिन कभी कभी रेंज बहुत बड़ी होती है और एक बार में सारी चीजें देखना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से इसमें कोई सेल ब्लैंक रह गई हो। तो अगर आपको ब्लैंक सेल की काउंटिंग करनी है तो फंक्शन यूज करते हैं काउंट ब्लैंक। इस तरह से पूरा एक साथ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। अगर आपका आउटपुट आया 0, दैट मींस नो ब्लैंक सेल इज देयर, माने वैल्यू सब में फीड हुई है। अब वैल्यू सही फीड हुई है या गलत फीड हुई है वो तो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर कम से कम कोई सेल खाली नहीं रही। जैसे इसमें तो खैर नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ जैसे ये रिपोर्ट कार्ड था, अब सपोज हम देखना चाहते थे कि मोरल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स में कोई सेल खाली तो नहीं छुटी, तो फॉर एग्जांपल हम संस्कृत में देखना चाहते थे कि कोई सेल खाली तो नहीं रह गई है, तो हमने यहीं पे कह दिया इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, एक साथ लिखा और संस्कृत में जो मार्क्स फीड किए वो पूरी रेंज एक साथ ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए इसने क्या दिया आपको 0, दैट मीन्स नो ब्लैंक सेल इज देयर। हाँ, अगर मैं इंटेंशनली देखिए वैल्यू यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ संस्कृत के मार्क्स की, किसी की भी, तो देखिए काउंट ब्लैंक में क्या आ गया अपने आप 1, इसका मतलब एक सेल ब्लैंक है। तो यूजर को पता चल जाएगा काम करने के बाद। अब जैसे मान लीजिए एक बैंक में कह दिया जाए कि 1500 कस्टमर है, सबके बैंक अकाउंट नंबर लिखिए। अब लिख तो दिए, लिखने वाले ने एक बार कंफर्म करना चाहता है किसी का छूट तो नहीं गया, या आपसे ही कह दिया जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने क्लाइंट्स आते हैं उनके सबके मोबाइल नंबर या पैन कार्ड नंबर या आधार आईडी नंबर लिखिए। तो लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन अब आप कंफर्म करना चाहते हैं कि उसने कोई सेल खाली तो नहीं छोड़ दी, गलती से स्किप तो नहीं हो गई, एक बार की जगह 2 बार एंटर प्रेस हो सकता है, ये ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकती है। तो बस जस्ट इन ऑर्डर टू चेक कि वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट, हैज द यूजर नॉट मतलब बाय एनी मिस्टेक इज देयर एनी ब्लैंक सेल। तो अगर 1 आया है तो ये श्योरिटी होगी कि भैया एक सेल गलत खाली छूट गई है, तो चेक करो कहाँ पे खाली छुट्टी और काम करो। और अगर 0 आ गया तो आप कंफर्म है कि नहीं नहीं कोई खाली नहीं छुट्टी है, काम बंदे ने पूरा किया है। अब सही किया गलत किया वो तो भाई उसकी जिम्मेदारी, लेकिन चेक हम कर सकते हैं कि कोई ब्लैंक सेल रिमूव हुई हमारे इसमें शीट में है या नहीं है। तो इस तरह से मैंने आप मान लीजिए मैम ये तो हो गया ब्लैंक का, मान लीजिए अगर एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट हो गई है जो कि गलत है, लेट्स से अकाउंट नंबर 2 कस्टमर का दोनों का अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आ गया है और बाय डिफॉल्ट मोबाइल नंबर भी सेम आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कौन सा फंक्शन लगाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आए, मैं तो बताती इस चीज को लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सिमिलर वैल्यूज फीड हो जाती हैं और वो वैल्यू यूनिक है, जैसे आपने मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर या पैन नंबर या आधार आईडी नंबर, ये सबके यूनिक होते हैं। मगर अब कभी अगर रिपीट हो गए, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू ले रही हूँ, हम मान ले रहे हैं कि ये मोबाइल नंबर है, ये सबके अलग होने चाहिए। थोड़ा सा वॉल्यूम धीरे हो गया। हाँ, ये सबके अलग होने चाहिए, ये मोबाइल नंबर हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। लेकिन अब मैंने जानबूझ के इसमें 12 को यहाँ भी लिख दिया और एक बार और लिख दिया है, और सपोज ये मोबाइल नंबर होते और आप देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट हुई है, और अगर हुई है
तो उसे रिमूव भी कर दो, क्योंकि वैल्यू रिपीट होनी ही नहीं चाहिए, ये यूनिक वैल्यू है। तो अगर आपको ऐसा काम करना है तो उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, आप रेंज सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर एक टैब देख रहे हैं, डाटा, जी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है डाटा टूल्स। इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया है, क्या लिखा हुआ है? रिमूव डुप्लीकेट्स। बस रिमूव डुप्लीकेट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बस यहां से कह देंगे ओके। आपको कहीं कुछ और नहीं करना है, आप सिर्फ कह दीजिए ओके। अपने आप आपको रिपोर्ट करेगा 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, एक वैल्यू डुप्लीकेट हुई है एंड रिमूव्ड, और वो रिमूव भी कर दी गई है। 9 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग जो थी वैल्यूज थी यूनिक है और वो 9 है, ओके। और आप देखिए 12 यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा था, वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से कोई एक सिंगल वैल्यू रिपीट होती है या मल्टीपल वैल्यूज भी रिपीट होती हैं। सपोज 44 भी 2-3 बार हो गया होता, सपोज 77 भी बाय मिस्टेक 2-3 बार हो गया होता, तो ये सभी को रिमूव करेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक ही वैल्यू को रिमूव करेगा, जितनी भी वैल्यूज रिपीट हुई होंगी उन सबको ये रिमूव करेगा और यूनिक वैल्यूज को रख देगा। सो और हाईलाइट करना होगा तो वही फिर तब अपने तो को फिर उसमें हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर उसके लिए तो वो अलग ही आपका ऑप्शन है जिससे आप ये काम करेंगे। तो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आपको रिमूव करनी है तो रिमूव डुप्लीकेट से ये काम हम करेंगे, और कोई इसके लिए हमारे पास फंक्शन नहीं होता है। क्लियर है आपको? जी सर। चलिए, तो आज का हमारा जो टास्क था वो हमने उतना कर लिया है, जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी कि हमें इतनी चीजें करनी है, इतने फंक्शन। आई एम हैप्पी कि आपने इतनी चीजें समझ ली हैं। बस एक बार ये सारी चीजें आप रिपीट करेंगे। मैं ये वर्कबुक आपको भेज दूंगी, ये फाइल आपको भेज दूंगी, या तो फिर वीडियो में तो आप ये फंक्शंस की लिस्ट देखेंगे ही, तो आप जो है एक एक करके ये सारे फंक्शन रिपीट करके देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज। अच्छा मैम, एक हाँ जी, क्वेश्चन है मेरा। हाँ when to calculate through sum and when to calculate through function, मतलब राइट, फंक्शन और फॉर्मूला, मतलब ये थोड़ा सा एक मतलब एक लॉजिकल हाँ वे में थोड़ा लॉजिकल वे। कि देखिए इसका लॉजिक ये when है, do I पहला use तो sum, when do I use मतलब ये B1 B2 B3 ऐसे वाला। हाँ, देखिए दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी कंफर्ट ऑफ यूजर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंफर्ट ही देखते हैं कि आप किस में कंफर्टेबल है, लेकिन ऑब्वियसली आप कंफर्टेबल उस चीज में ही होंगे जिसमें आपका टाइम और एफर्ट्स कम लगे। तो अगर आपको पता है कि एडिशन करना है, 10 सेल्स हैं जिन्हें ऐड करना है, तो फॉर्मूला अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू दिस सेल, कीबोर्ड से फिर प्लस, फिर सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टाइम आपका ज्यादा लग रहा है। लेकिन फंक्शन ऑब्वियसली प्रेफरेबल है। ये फंक्शन तो आपके टाइम और एफर्ट्स को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देता है, जीरो कर देता है। तो अगर आपको पता है कि कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो आप फंक्शन ही यूज करें, बिल्कुल भी फॉर्मूला ना यूज करें। पर हाँ, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी भी होती हैं जिनके लिए फंक्शन नहीं होता, जो हमारी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। जैसे हमने नेट सैलरी कैलकुलेट किया, तो उसमें हमें कुछ चीजों को ऐड भी करना है, कुछ को सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो उसके लिए कोई फंक्शन नहीं बना हुआ है, तो वो काम हम फॉर्मूला से ही करते हैं। तो सम ये सिर्फ एडिशन के लिए है या इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं नहीं, डिवीजन एंड नॉट ऑल एट दैट। ऑल, नॉट एट ऑल। सम ओनली इज यूज टू रिटर्न टोटल, एडिशन के लिए। ओके मैम, ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही पे रखते हैं। मंडे को क्लास हम अपनी वही 4:15 बजे वाली शेड्यूलिंग रखेंगे, और आई होप कि आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे। और कोई डाउट होता है तो प्लीज डू लेट मी नो। करेक्ट मैम, आई विल डू दैट। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके।